हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल अगेन। हम डिस्कस कर रहे थे काइनेमेटिक्स के बारे में, यानी शुद्ध गतिकी के बारे में, जिसमें हम तीसरा और चौथा चैप्टर साथ में डिस्कस कर रहे हैं, जो है सरल रेखा में गति और समतल में गति। लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा था कि दिशा के आधार पर और डायमेंशंस के आधार पर हम सदिशों को तीन भागों में डिवाइड करते हैं: एक विमीय सदिश, द्विविमीय सदिश और त्रिविमीय सदिश। उसी के साथ हमने स्थिति सदिश के बारे में भी डिस्कस किया था कि किसी भी पॉइंट की स्थिति को व्यक्त करने वाला जो सदिश होता है उसे हम उसका स्थिति सदिश कहते हैं, और हम सदिश को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं उसके बारे में भी हमने चर्चा करी थी। अब हमने ये पढ़ा है कि सदिश राशियों को हम नॉर्मली बीजगणितीय रूप से न तो जोड़ सकते हैं, न घटा सकते हैं, न गुणा कर सकते हैं और न ही भाग कर सकते हैं। इनके लिए कुछ पर्टिकुलर रूल्स होते हैं। तो आज हम सदिशों के जोड़ के उन्हीं कुछ विशेष नियमों के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स, एडिशन ऑफ वेक्टर्स यानी कि सदिशों का जोड़। यहाँ पे एडिशन ऑफ वेक्टर्स कहो या एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर एक ही बात है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में सदिशों में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। तो सदिशों को जोड़ने के कुछ पर्टिकुलर रूल्स होते हैं, उनमें हम बात करेंगे सबसे पहले सदिश संयोजन का त्रिभुज नियम। इसे सदिशों का संयोजन भी कह सकते हैं, ठीक है, सदिशों का संयोजन। तो सदिश संयोजन के हम यहाँ पे कुछ रूल्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो हम पढ़ेंगे इसमें वो है सदिश संयोजन का त्रिभुज नियम। सदिश संयोजन का त्रिभुज नियम। दूसरा जो हम डिस्कस करेंगे वो है सदिश संयोजन का समांतर चतुर्भुज का नियम। सदिश संयोजन का समांतर चतुर्भुज का नियम। और तीसरा हम जो डिस्कस करेंगे वह है सदिश संयोजन का बहुभुज नियम। सदिश संयोजन का बहुभुज नियम। ये जो तीन नियम हम डिस्कस करेंगे सदिश संयोजन के, ये तीनों नियम ग्राफिकल मेथड है, मतलब हम ग्राफ से सदिशों को किस प्रकार से जोड़ सकते हैं उसका जो नियम है वो तीन नियम ये है। तो ये सदिश संयोजन की बेसिकली ग्राफिकल मेथड है। सदिश संयोजन का कौन सा मेथड है? ग्राफिकल मेथड है, यानी कि ग्राफीय विधि है। हम ग्राफीय विधि से सदिशों को इन तीन नियमों के आधार पर जोड़ सकते हैं: सदिश संयोजन का त्रिभुज नियम, समांतर चतुर्भुज का नियम, बहुभुज का नियम। तीनों ही नियम काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और उसके बाद हम पढ़ेंगे मैथमेटिकल या एनालिटिकल मेथड पढ़ेंगे, जिसमें हम समांतर चतुर्भुज के नियम से सदिशों को जोड़ने का एनालिटिकल या मैथमेटिकल मेथड भी डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो आज हम सबसे पहले नियम पढ़ने वाले हैं सदिश संयोजन का, वह है सदिश संयोजन का त्रिभुज नियम। तो इन बाकी सबको मैं रफ कर देता हूँ और हम केवल डिस्कस करेंगे सदिश संयोजन का त्रिभुज नियम। उसको हम डिटेल में, डीप में डिस्कस करते हैं। तो हम बात कर लेते हैं सदिश संयोजन का त्रिभुज नियम। पहले हम इसका स्टेटमेंट देखेंगे, उसके बाद इस लॉ को समझेंगे। लेकिन उससे पहले हम दो पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। देखिए कौन से पॉइंट? पहला, कुछ स्पेशल पॉइंट डिस्कस करें, उसके बाद इस नियम को डिस्कस करेंगे। समझिए, हम किसी भी सदिश को उसके परिमाण और दिशा में परिवर्तन किए बिना स्पेस में कहीं भी स्थानांतरित कर सकते हैं। मैं क्या लिख रहा हूँ? किसी भी सदिश को उसके परिमाण एवं दिशा में परिवर्तन किए बिना, उसके परिमाण का मतलब होता है वैल्यू,
उसके परिमाण एवं दिशा में परिवर्तन किए बिना स्पेस में कहीं भी स्थानांतरित किया जा सकता है, कहीं भी स्थानांतरित किया जा सकता है। इससे सदिश के प्रभाव में कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई बदलाव नहीं आता। ठीक है, क्या लाइन लिखी मैंने कि किसी भी सदिश को उसके परिमाण और दिशा में परिवर्तन किए बिना हमें न तो उसका परिमाण बदलना है और न उसकी दिशा बदलनी है। इन दोनों में कोई भी चेंजेस किए बिना हम उसे स्पेस में कहीं भी स्थानांतरित कर सकते हैं। उससे उस सदिश के इफेक्ट में, उसके प्रभाव में कोई भी चेंज नहीं आता। समझिए मेरी बात, इसको हम समझते हैं। मान लेते हैं कि मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट रखा है, समतल सतह पर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट इस तरह से रखा है, ठीक है, और इस पर हम 5 न्यूटन का बल आरोपित करते हैं इस दिशा में। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट रखा है समतल सतह पर और उस पर हम 5 न्यूटन का बल आरोपित कर रहे हैं इस दिशा में। तो अगर मैं ये बल यहाँ पर आरोपित करूंगा तो इसमें इस बल के कारण इस वस्तु की गति किस दिशा में होगी? इस दिशा में होगी वस्तु की गति 5 न्यूटन के कारण। अब मैं ये मानता हूँ कि यहाँ पर हो क्या रहा है, हम 5 न्यूटन से इसको धक्का दे रहे हैं। बात तो यही है, हम इस वस्तु को 5 न्यूटन से धक्का दे रहे हैं। तो अगर मैं ये 5 न्यूटन का जो बल है इसको यहाँ से मैं यहाँ पर स्थानांतरित कर दूँ इस तरह से, ठीक है, ना तो इसका परिमाण चेंज करूँ ना इसकी दिशा, मतलब 5 न्यूटन है तो 5 न्यूटन का 5 न्यूटन रखूंगा इस तरह से, 5 न्यूटन ही रखूँ और ना इसकी दिशा बदलूँ। पहले भी दिशा इसकी राइट साइड में थी, अब भी दिशा इसकी कौन सी है? राइट साइड। तो ये बल यहाँ पर न लगाकर अगर मैं यहाँ पर लगाऊँ इस तरह से, तब भी ये पहले जैसे गति कर रहा था वैसे ही गति करेगा। नहीं समझे? मैं दूसरा डायग्राम बनाता हूँ ताकि आपको दोनों डायग्राम में थोड़ा डिफरेंस पता चले। हमारे पास जो ब्लॉक रखा था उस ब्लॉक पे मैंने पहले 5 न्यूटन का जो बल लगाया था वो इस तरह से लगाया था, 5 न्यूटन का बल था और जो राइट डायरेक्शन में लग रहा था। अभी भी वो 5 न्यूटन का ही बल लग रहा है और उसकी दिशा भी वही है। यहाँ पर उसको हम 5 न्यूटन का बल लगाने से जिस प्रकार से गति हो रही थी, यहाँ पर भी वो 5 न्यूटन का बल लगाने से उसी प्रकार से गति होगी, क्योंकि ये बल भी 5 न्यूटन का है, ये बल भी 5 न्यूटन का है। इसकी दिशा भी राइट साइड में है, इसकी दिशा भी राइट साइड में। यहाँ पे हम धक्का दे रहे हैं, यहाँ पे हम इसको खींच रहे हैं। तो कहने का मतलब ये मेरे पास जो सदिश राशि थी, बल एक सदिश राशि है, तो इसका मैंने परिमाण नहीं बदला। 5 न्यूटन था, यहाँ पर भी 5 न्यूटन है। इसकी दिशा जो थी राइट साइड में थी, इसकी दिशा भी क्या थी? राइट साइड में। लेकिन इसको मैंने यहाँ से यहाँ स्थानांतरित कर दिया। मतलब हमने न तो उसका परिमाण बदला न उसकी दिशा बदली, और परिमाण और दिशा में परिवर्तन किए बिना मैंने स्पेस में इसको यहाँ से यहाँ स्थानांतरित कर दिया। तो इससे इसके इफेक्ट में कोई चेंज नहीं आएगा। पहले भी ये ऑब्जेक्ट को राइट साइड में मूव कर रहा था, अब भी ऑब्जेक्ट को कहाँ मूव कर रहा होगा? राइट साइड में। अगर मैं परिमाण में चेंज करूँ या दिशा में बदलाव करूँ तो फिर इसके इफेक्ट में क्या आ जाएगा? चेंज आ जाएगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि किसी भी सदिश को उसके परिमाण और दिशा में परिवर्तन किए बिना हम स्पेस में कहीं भी स्थानांतरित कर सकते हैं। कहने का मतलब अगर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट, एक सदिश राशि दे रखी है, ए सदिश यहाँ पे दे रखी है, तो मैं इसको यहाँ से कहीं भी स्थानांतरित कर सकता हूँ। मैं इसको यहाँ से यहाँ ला सकता हूँ, लेकिन हमें न तो उसके परिमाण में परिवर्तन करना न उसकी दिशा में। यहाँ पर जितनी इसकी लंबाई है यहाँ पर भी उसकी लंबाई उतनी होनी चाहिए, यहाँ जैसी दिशा है यहाँ पर भी उसकी दिशा वैसी ही होनी चाहिए। किसी भी सदिश को उसके परिमाण और दिशा में परिवर्तन किए बिना हम स्पेस में कहीं भी स्थानांतरित कर सकते हैं। क्लियर है? ये हमें हर नियम के लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो जानना था। ठीक है, तो इसको हम रफ कर देते हैं और हम हमारे टॉपिक को डिस्कस करते हैं, जो है सदिश संयोजन का त्रिभुज नियम। चलिए, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और लिख लीजिएगा। हम बात करते हैं सदिश संयोजन का त्रिभुज नियम। देखिए, सदिश संयोजन का त्रिभुज नियम बेसिकली 2 सदिशों को जोड़ने के काम आता है। कितने सदिशों को जोड़ने के काम आता है? 2 सदिशों को। तो ये जो नियम है वो 2 सदिशों को जोड़ने के काम आता है।
दो सदिशों को जोड़ने के लिए। अब पहले हम इसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं, फिर उसको समझते हैं। इसके अनुसार यदि किन्हीं दो सदिशों को किसी त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाओं द्वारा परिमाण और दिशा में व्यक्त किया जाए तो उनका जो परिणामी सदिश आएगा वो त्रिभुज की तीसरी भुजा द्वारा उल्टे क्रम में प्रदर्शित होगा। ठीक है, तो इसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं। इसके अनुसार यदि किन्हीं दो सदिशों को परिमाण एवं दिशा में त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाओं द्वारा व्यक्त किया जाए तो इनका परिणामी सदिश, मैं यहाँ पे परिणामी लिख रहा हूँ मतलब रिजल्टेंट, तो इनका परिणामी सदिश परिमाण एवं दिशा में त्रिभुज की तीसरी भुजा द्वारा उल्टे क्रम में प्रदर्शित होगा। ठीक है, ये पूरा त्रिभुज नियम की जो स्टेटमेंट है कि अगर दो सदिशों को परिमाण और दिशा में त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाओं द्वारा व्यक्त किया जाए, याद रखिए दो क्रमागत भुजाओं द्वारा व्यक्त किया जाए, तो इनका जो परिणामी सदिश होगा वो परिमाण और दिशा में त्रिभुज की तीसरी भुजा द्वारा व्यक्त होगा और वो भी उल्टे क्रम में व्यक्त होगा। समझे मेरी बात क्या है? मान लेते हैं हमारे पास दो सदिश दे रखे हैं। ये है, मान लेते हैं हमारे पास पहला सदिश जो है ए सदिश, ठीक है, और इसमें हमें इस सदिश को जोड़ना है जो है बी सदिश। इस ए सदिश में इस बी सदिश को हमें जोड़ना है। तो दो सदिशों को अगर हमें जोड़ना है तो हम त्रिभुज नियम लगा सकते हैं। इस नियम के अनुसार अगर इन दोनों सदिशों को हम परिमाण और दिशा में त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाओं द्वारा व्यक्त करें तो हमें किस प्रकार से जोड़ना है? सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई भी एक सदिश लेंगे। अगर ए सदिश में बी सदिश जोड़ना है तो ए सदिश में बी सदिश जोड़ने पर जो रिजल्टेंट आएगा हमारे पास वो क्या आएगा? तो हमें निकालना है आर सदिश बराबर आएगा ए सदिश प्लस बी सदिश। मतलब हमें ए सदिश में क्या जोड़ना है? बी सदिश जोड़ना है। तो पहले हम ए सदिश को बनाएंगे। तो ये मेरे पास ए सदिश है। मैंने कहा कि किसी भी सदिश को हम परिमाण और दिशा में परिवर्तन किए बिना कहीं भी स्थानांतरित कर सकते हैं। तो हम ए सदिश को यहाँ से यहाँ स्थानांतरित कर देते हैं। यहाँ ले आता हूँ मैंने ए सदिश को यहाँ पे ले आया, ये मैंने ले आया ए सदिश, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर ये ए सदिश की जितनी लंबाई है यहाँ पर भी मैंने उतनी ली, परिमाण में परिवर्तन नहीं किया। दिशा इसकी इस तरफ थी, मैंने इसकी इसी तरफ दिशा बनाई। तो इस ए सदिश में हम किसको जोड़ना है? बी सदिश को। तो बी सदिश को किस प्रकार से जोड़ेंगे कि इस ए सदिश के शीर्ष पर यानी इसके तीर पर इस बी सदिश की पूंछ आए तो हम इस सदिश को यहाँ से यहाँ स्थानांतरित कर देंगे। ये मैंने क्या ले लिया यहाँ पे बी सदिश, ठीक है। ए सदिश में बी सदिश को किस प्रकार से जोड़ा कि ए सदिश के शीर्ष पर बी सदिश की क्या आई? पूंछ आई। तो हमने ए सदिश और बी सदिश को त्रिभुज की दो भुजाओं द्वारा व्यक्त कर दिया। तो इन दोनों को जोड़ने पर जो परिणामी सदिश आएगा, रिजल्टेंट आएगा, रिजल्ट आएगा, वो सदिश त्रिभुज की तीसरी भुजा द्वारा व्यक्त होगा। अब अगर हमारे पास त्रिभुज की दो भुजा दे रखी है और तीसरी भुजा बनानी हो तो हम क्या करेंगे? इसको इससे मिला देंगे। तो इसको मैंने इससे इस तरह से मिला देना है। इस पॉइंट को हम इस पॉइंट से मिला देते हैं, मिला दिया इस तरह से। तो ये मेरे पास त्रिभुज की तीसरी भुजा आएगी। लेकिन हमारे पास ये त्रिभुज की जो तीसरी भुजा है वो उल्टे क्रम में होनी चाहिए। मतलब पहला देखो इस तरह गया, फिर इस तरह गया, तो आनी तो इस तरफ चाहिए थी, लेकिन ये उल्टे क्रम में प्रदर्शित होगा। तो हम इस त्रिभुज को उल्टे क्रम में प्रदर्शित करेंगे इस तरह से। ये जो तीसरी भुजा होगी वो इन दोनों सदिश के परिणामी सदिश को व्यक्त करेगी। यही सदिश संयोजन का त्रिभुज नियम कहता है। वापस देख लीजिए,
हमने क्या किया कि ए सदिश में बी सदिश को अगर जोड़ना है, पहले ए सदिश को बनाएंगे, फिर बी सदिश को इस प्रकार से रखेंगे कि ए सदिश के शीर्ष पर इस बी सदिश की क्या है, पूंछ है। तो ये त्रिभुज की दो भुजाएं होगी। तो तीसरा जो इनका परिणामी सदिश आएगा, दोनों को जोड़ने पर जो आएगा परिणामी सदिश, वो इस त्रिभुज की तीसरी भुजा द्वारा व्यक्त होगा। तो मैंने तीसरी भुजा बना ली, लेकिन वो उल्टे क्रम में व्यक्त होगा। मतलब पहला जाते समय क्रम क्या था, ये था, फिर ऊपर गया तो आना नीचे चाहिए था, लेकिन ये उल्टे क्रम में प्रदर्शित होगा, मतलब नीचे ना आकर ऊपर आएगा। ये जो मेरे पास तीसरी भुजा आएगी वो इन दोनों सदिशों के परिणामी सदिश को व्यक्त करेगी। अब इसको हम समझते हैं। ये तो हमने नियम पढ़ लिया और देख लिया कि हम जोड़ते कैसे, लेकिन क्या ये नियम वास्तव में सत्य है या नहीं, या ये किस प्रकार से एडिशन होता है, उसको हम आसानी से समझ लेते हैं। ठीक है, तो चलिए मान लेते हैं हमारे पास ये जो ए सदिश है और बी सदिश है उसकी वैल्यू हम लिख लेते हैं। मान लेते हैं लेट ए सदिश का मेरे पास जो वैल्यू है वो मान लेते हैं 2i कैप प्लस 3j कैप। मान लेते हैं ए सदिश दे रखा है 2i कैप प्लस 3j कैप, और बी सदिश दे रखा है 3i कैप और प्लस j कैप। मान लेते हैं ए सदिश दे रखा है 2i कैप प्लस 3j कैप, मतलब x अक्ष में 2 और y अक्ष में 3। बी सदिश दे रखा है 3i कैप प्लस j कैप, मतलब x अक्ष के अनुदिश 3 और y अक्ष के अनुदिश 1। मैं बता चुका हूँ। इन दोनों को अगर हम जोड़े तो मेरे पास परिणामी सदिश r सदिश बराबर a सदिश प्लस b सदिश आएगा, और इन दोनों को जोड़े तो क्या आएगा, देखिए 2i कैप और 3 का i कैप, तो ये तो आ जाएगा 5i कैप और प्लस 3j कैप और 1j कैप, ये आ जाएगा 4j कैप। मतलब a सदिश और b सदिश को अगर जोड़े तो परिणामी सदिश जो है वो आना चाहिए 5i कैप प्लस 4j कैप। ये हमें पता है। अब हम इसको त्रिभुज नियम से अगर जोड़े तो किस प्रकार से जोड़ेंगे, चलिए देखते हैं। यहाँ पे मैंने एक ग्राफ पेपर का बना रखा है सिनेरियो, ठीक है, जिसमें एक x अक्ष दे रखा है और एक y अक्ष दे रखा है। ये x अक्ष की धनात्मक दिशा है, तो इसके अनुदिश जो इकाई सदिश होगा गाइस वो आएगा i कैप, और ये y अक्ष की धनात्मक दिशा है तो इसके अनुदिश इकाई सदिश आएगा j कैप। अब हमें क्या जोड़ना है, a सदिश में b सदिश को जोड़ना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, a सदिश को बनाते हैं। यहाँ पहले a सदिश को बनाएंगे। a सदिश दे रखा है 2i कैप और 3j कैप, तो हम कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ से लेंगे a सदिश 0 से, तो देखिए वैल्यू दे रखी है ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। यहाँ पर भी वैल्यू दे रखी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, अब सबसे पहले हम a सदिश में b सदिश को जोड़ेंगे। तो पहले हम a सदिश बनाएंगे। a सदिश कितना दे रखा है, 2i कैप 3j कैप, मतलब x अक्ष में जाना है 2 और y अक्ष में जाना है 3। तो यहाँ से x अक्ष में कितना जाना है 1, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 और 2, ये x अक्ष में 2 आ गए, और y अक्ष में कितना जाना है 3, तो यहाँ से y अक्ष में 3 चढ़ेंगे 1 2 और 3। ये जो बिंदु आएगा इस बिंदु को हम इससे मिला देते हैं, इस बिंदु को हम मिला देते हैं इससे। ये कौन सा सदिश आया मेरे पास, ये मेरे पास a सदिश आएगा। कौन सा सदिश आएगा, a सदिश। देखिए a सदिश क्या था, 2i कैप प्लस 3j कैप, मतलब x अक्ष में 2 चले अपन, यहाँ से 1 और 2, 2i कैप हो गया, और 3 का j कैप मतलब y अक्ष में 3 जाना, तो यहाँ से जाएंगे 1 2 और 3। इस पॉइंट पे इसको मिला दिया तो ये a सदिश आ गया। ठीक है, अब इस a सदिश में हमें क्या जोड़ना है, b सदिश। तो a सदिश के शीर्ष से हम स्टार्ट करेंगे b सदिश को। b सदिश कितना है, 3i कैप और j कैप, तो यहाँ a सदिश के शीर्ष पर जोड़ेंगे b सदिश को। b सदिश दे रखा है 3i कैप, मतलब यहाँ से x अक्ष में जाना है 3, 3i कैप का मतलब x अक्ष में 3, तो यहाँ से गिनेंगे 1 2 और 3 यहाँ पर, और y अक्ष में कितना जाना है 1, तो y अक्ष में हम यहाँ पे चलेंगे 1 यहाँ पर। ये मेरे पास आ जाएगा पॉइंट, और इसको हम इससे मिला देते हैं। ठीक है, ये मेरे पास कौन सा सदिश आ गया, b सदिश आ गया। तो देखिए a सदिश, और ये मेरे पास क्या आ गया, b सदिश। a सदिश के शीर्ष पर b सदिश का पूंछ आनी चाहिए। ये मेरे पास a सदिश आ गया, b सदिश आ गया। तो सिस्टम क्या कहता है कि अगर इन दोनों सदिशों को जोड़ेंगे त्रिभुज नियम से, तो ये त्रिभुज की अगर दो क्रमागत भुजाएं हैं तो इनका परिणामी त्रिभुज की तीसरी भुजा द्वारा उल्टे क्रम में प्रदर्शित होना चाहिए। तो अगर ये दो भुजा है तो तीसरी भुजा कैसे आएगी, इसको हम इससे मिला देंगे। त्रिभुज की तीसरी भुजा के लिए हम इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देंगे इस तरह से।
और ये उल्टे क्रम में प्रदर्शित होना चाहिए, तो ये आर सदिश आना चाहिए मेरे पास त्रिभुज नियम से। अब आर सदिश हम देखते हैं कितना आता है, ये मेरे पास आ जाएगा आर सदिश। आर सदिश देखिए एक्स अक्ष में कितना दे रखा है, एक्स अक्ष में आर सदिश दे रखा है 5, तो आर सदिश बराबर एक्स अक्ष में तो दे रखा है 5, तो आई कैप लिखेंगे एक्स अक्ष के लिए, और वाई अक्ष में आई कैप तो ये कितना दे रखा है 4, तो ये लिख लेंगे प्लस 4 जे कैप, और हमने देखा था इनको जोड़ने पर यही आता है 5 आई कैप प्लस 4 जे कैप। तो हम इस तरह से दो सदिशों को त्रिभुज नियम से जोड़ सकते हैं। पहले ए सदिश बनाया, फिर उस ए सदिश के शीर्ष पर बी सदिश की पहुंच आएगी, बी सदिश बनाया, और इन दोनों को अपन ने त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाओं से व्यक्त किया, तो इन दोनों को जोड़ने पर जो परिणामी आएगा वो त्रिभुज की तीसरी भुजा द्वारा उल्टे क्रम में प्रदर्शित होगा। ये है अपने सदिश संयोजन का त्रिभुज नियम। क्लियर है गाइस? चलिए ठीक है, तो ये हमने बेसिकली किसके बारे में डिस्कस किया, ये हमने डिस्कस किया कि दो सदिशों को त्रिभुज नियम से किस प्रकार से जोड़ा जा सकता है। तो ये तो इसका नियम है और जोड़ने का तरीका है, और ये मैंने आपको बता दिया कि वास्तव में ये सदिश संयोजन का त्रिभुज नियम सत्य है या नहीं, कि वास्तव में दो सदिशों को त्रिभुज नियम से जोड़ने पर उनका परिणामी सदिश आता है या नहीं। तो हमने देखा कि ए सदिश और बी सदिश को जोड़ने पर आना चाहिए 5 आई कैप प्लस 4 जे कैप, और त्रिभुज नियम से जब हम इसको यहाँ पे जोड़ते हैं तभी उनका परिणामी सदिश उतना ही आता है जितना हमने फाइंड आउट किया था। तो इसका मतलब दो सदिशों को त्रिभुज नियम से जोड़ा जा सकता है और उसका परिणामी सदिश ज्ञात किया जा सकता है। इससे अगले वाले वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सदिश संयोजन के समांतर चतुर्भुज के नियम के बारे में। तो मिलते हैं गाइस अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक यू सो मच।